तो ये दोनों को एक ना करें। बजरंग बली जी, हनुमान जी अलग हैं, वो हम सब के आराध्य हैं। और ये जो कह रहे हैं मोदी जी अब 40% कमीशन के बारे में क्यों नहीं बोलते भाई? अडानी के बारे में क्यों नहीं बोलते? जब से अडानी घटना हुआ है तब से एक बार भी नहीं बोले। देश के सारे अभी अब अरुणाचल प्रदेश में आग लगी है, 12 में से 8 जिला में देखते ही गोली मारने का आदेश है। डबल इंजन की सरकार है वहाँ, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जो खुद के बारे में बताएं, अपनी पार्टी के बारे में बताएं। करप्ट लोगों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। कि बजरंग दल कांग्रेस के लिए लाल कपड़ा दिखाई देता है तो बजरंग बली भी के बंधन लगाते हैं, तो पता नहीं एलर्जी इतना क्यों बजरंग बली के नाम पर कांग्रेसियों को है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद में उनका बयान आता है कि हम हर जगह बजरंग बली की मंदिर बनाएंगे। आप मंदिर बनाओ ना बनाओ, लेकिन आपके जो अंदर की भावना है वो निकल करके सामने आ गई है। और कितना आप घबरा रहे हैं और कितना अंदर से विचलित हैं कि उसको बैन लगाने की भी बात आ रही बजरंगियों के ऊपर में। तो निश्चित रूप से कांग्रेस वहाँ पहले भी नहीं थी और आज भी खिसक रही है। तो ये छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव भूपेश बघेल जी देख रहे हैं कि बजरंगियों का क्या प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि सरकार चुनाव के पहले से ही विचलित होना प्रारंभ हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी आंच छत्तीसगढ़ तक आई है। और अब जब कर्नाटक में चुनाव हैं तो यहां से प्रचार के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां के मुद्दों को लेकर यहां पर जमकर और गहमा गहमी भरी बहस हुई है। इसलिए एक बार फिर से ये चर्चा गर्म है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ जाकर क्या प्रचार करेंगे, क्या जनता को बताएंगे, और क्या उन्होंने जो ट्वीट किया है कि बजरंग बली तोड़ेंगे भ्रष्टाचारियों की नली, वो काम करेगा, उस पर कितने सफल होगी कांग्रेस। इसी सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के मुद्दे में हम मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं बड़े और युवा प्रखर नेता निशिकांत पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शशि भगत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक समीक्षा हमारे बीच रखेंगे शशांक शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि प्रचार अंतिम चरण में है। और जब प्रचार अंतिम चरण में है तो आखिरी समय में सारी ताकत झोंकी जाती है। स्टार प्रचारकों के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले भगत जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भगत जी, कर्नाटक में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि बजरंग दल पर बैन होगा नहीं होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जब ये बयान आ गया तो एक हवा मिल गई कि कांग्रेस चाहती क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजरंगियों को हमने यहाँ ठीक किया है, अगर जरूरत पड़ी तो बैन भी कर देंगे। उसके बाद से जोहार छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो या कोई भी नेता, उनको हमेशा से इन सारे चीजों के साथ साथ सम्मान पूर्वक सभी भी नेताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए एक बात कहता हूं कि उनकी मंशा कभी ये नहीं रही है कि किसी भी धार्मिक संगठन को प्रतिबंधित किया जाए या किसी को प्राथमिकता दिया जाए। उनका कहना है कि ऐसे उच्छृंखल विचार जो धार्मिक रस्मों रिवाज के नाम से समय समय पर जो हदें पार कर जाती हैं, उन सारे विषय में उन्होंने कहा है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हमारा उद्देश्य बजरंग बली जी को, किसी उनके फॉलोअर को प्रतिबंधित करने का नहीं है, लेकिन बजरंग बली जी के नाम से जो हंगामा पार्टी है उसको प्रतिबंधित करने का हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं कि कर रहा हूं। तो ये सारी जो चीजें हैं उनके अंदर एक है बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि ये जो सारी चीजें हैं वास्तविक रूप में अगर आ जाए
तो हम लोग कहीं के रह रहेंगे, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से सेंट्रलाइज कर चुनाव को जीतना चाहती है। उनको दूर दूर तक भ्रष्टाचार, विकास, इन सब से कोई वास्ता नहीं है। ये कांग्रेस का एक ओपिनियन है जी, एक विचार है जो सार्वभौम है जी। नहीं तो वहां क्या पक्ष रखेंगे? वहां के कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम बजरंग बली के खिलाफ नहीं है, बजरंग दल को बैन करने वाले मामले में भी बैकफुट में आ गई है कि ऐसे संगठन का नाम अब नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आतंकी होगा, आतंकी संगठन होगा, उसे भी बैन करेंगे। अब मुख्यमंत्री जब जाएंगे तो किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे, क्या प्रचार करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का वहां सामने? माननीय श्री भूपेश बघेल जी का कहना स्पष्ट है कि विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। हमारा जो चुनाव होना चाहिए वो लोगों के हित की बात करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए। और आज के दौर में जो अडानी का भ्रष्टाचार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होने नहीं दे रहे हैं उसकी जांच के लिए, ये सारी चीजों के मुद्दा बनाकर इस पे चुनाव लड़ना चाहती है। विकास के लिए मुद्दा बनाकर बेरोजगारी को हटाने के लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस का ये मुद्दा है। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री गए हैं तो और काफी चीजें कल साफ होंगी। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल वो रखेंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से निशिकांत पांडे जी जुड़े हैं। पांडे जी, मुख्यमंत्री का यहाँ कई तरीके का बयान अलग अलग बार आया है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अलग अलग अपने बयानों को बदला भी है। ऐसे में कर्नाटक में बजरंग बली एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को कांग्रेस मुद्दा बनाना चाहती है। विकास पे चुनाव लड़ने की चुनौती वो आप लोग को दे रही है। कैसे देखते हैं आप लोग? केवल इसी मुद्दे पे जाएंगे या भ्रष्टाचार पे भी जवाब देंगे? देखिए मोहन जी, कर्नाटक में हमारी सरकार है, हमारी 5 साल की जो सरकार है, 4 साल की, उसने जो कार्य किया है उस पे जारी है और इनको भी जाना चाहिए था। ये भी शुरुआत अच्छा किए थे, भ्रष्टाचार से लेकर मामला उठाए थे, विकास पे आ रहे थे। लेकिन अचानक मुगलिया सल्तनत के नए निजाम ने सीधा जहरीला साहब कहा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, देश के पीएम को। उसके बाद उनके मंदबुद्धि बालक ने नालायक बोल दिया। उसके बाद अचानक से इनके घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात हुई। अब मोहन जी, इस बात को अगर कोई बहुत नजदीक से देखेगा तो उसको समझ में आएगी बात क्या है। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट हार नजर आ रही है। अब वहां ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की गई, बजरंग दल को बैन करने की। अब कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की आवश्यकता, कहने की या घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता क्या थी? दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप बजरंग दल को बजरंग बली से अलग करते हो। भक्त बिना, मतलब भगवान बिना भक्त के क्या करेंगे? बजरंग दल जो है, बजरंगी सेना क्या करती है? करती क्या है? देश की संस्कृति की रक्षा करती है, गौ गंगा गीता की बात करती है और वो एक अपने सामाजिक कार्य को करती है। जो ये मानते नहीं है, लव जिहाद को नहीं मानते, हम लव जिहाद को देखते हैं, समझते हैं, उसकी सारी स्थिति परिस्थिति को देख के बजरंग दल उसके आगे खड़ा होता है और सहयोग करता है। लेकिन जो बात कह रहे हैं हमारे शशि भगत जी के आदरणीय बघेल जी, ऐसा सोच रहे हैं कि विकास के मॉडल में बात करें, तो विकास के मॉडल पे कर्नाटक में बात क्यों नहीं हो रही है? ऐसे बातें जो जहरीला साहब बोलने की आवश्यकता क्या थी वहां प्रधानमंत्री मोदी जी को? उनका जो बेटा है वो नालायक बोलता है, इसकी हैसियत कैसे हो गई देश के पीएम को नालायक बोलने की? तो ये सब जो बातें हैं ना, वो समझ में आ रही है कर्नाटक चुनाव में एक्चुअल परिदृश्य क्या है। मतलब हार दिखता जा रहा है उनको। अब राहुल गांधी जी का जो सबसे बड़ा यात्रा था वो सबसे ज्यादा समय कर्नाटक में था। उसके बाद भी स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि इनको धार्मिक और वो ध्रुवीकरण की राजनीति करनी पड़ रही है। तो ये सोचने वाली बात है। रही बात अडानी की कही, तो इन्हीं के जो नए निजाम बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जेपीसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट की एजेंसी, जांच एजेंसी बन गई। अब आपको पेट में दर्द क्यों है? इसी अडानी मामले पर शरद पवार ने आपका सारा हवा निकाल दिया कि जेपीसी की क्या आवश्यकता है जब सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में। लेकिन अब महत्वपूर्ण विषय क्या है मोहन जी, कि इनको लोकतंत्र पे कोई भरोसा नहीं है। क्या है, संवैधानिक संस्थानों पर जरा से भी भरोसा नहीं है। न्यायालय बिका हुआ है, ईडी बिकी हुई है, सीबीआई बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है, देश का पीएम बिका हुआ है। अच्छा कौन है? वो हिंडनबर्ग जो विदेश में बैठा है, जो अमेरिका में बैन है, वो भी अच्छा है। लेकिन जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, देश का जो संवैधानिक संस्थान है, वो सारे बिके हुए हैं या करप्ट हैं। आप जैसे पत्रकार को ये लोग करप्ट बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा है या और बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसकी स्थिति क्या होती? जब आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं हो, कोई आपका ध्येय नहीं हो, सिर्फ
बांटना काटना और छांटने की राजनीति करनी, तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही बयान आएंगे जी। नहीं तो आप लोग भी तो बार बार उसी मुद्दे पे जा रहे हैं। आप लोग भ्रष्टाचार पे जवाब क्यों नहीं देते? अगर आरोप लगता है 40% भ्रष्टाचार का, उसका जवाब देना मोहन चाहिए। जी देखिए, आरोप लगाने को उसको लगाने वाले को उसको प्रूव करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। आप निराधार आरोप लगाओगे, हम उसको जवाब देते रहेंगे? क्या बात करते हैं? मतलब ये सोचिए कि 40% भ्रष्टाचार है तो उसको साबित कर दो ना। न्यायालय है, पुलिस है, क्या कर रहे हैं आप लोग? जब आपके नेतागण वहां राज्य स्तर के नेतागण इसको भी साबित नहीं कर सकते तो सिर्फ हवा में गुब्बारा फुलाना है तो फुलाइए, कोई बात नहीं है। थोड़ी दिन में निर्णय आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा कर्नाटक चुनाव में, तो हवा निकल जाएगी आपकी। ठीक है, चुनावी मुद्दे सेट हैं कांग्रेस और भाजपा के, दोनों की अब बातें आ चुकी हैं। हम चलते हैं शशांक शर्मा जी के पास, फिर आऊंगा मैं भगत जी के पास। पहले शर्मा जी से समझ लेते हैं। शर्मा जी, कर्नाटक चुनाव के जस्ट बाद हमें अपने छत्तीसगढ़ का चुनाव भी झेलना है। यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, वहां की हवाएं लगातार यहां पर आ रही है। आप क्या देखते हैं कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, जो मुद्दे सेट किए जा रहे हैं, कुछ वो भी छत्तीसगढ़ में भी सेट होंगे, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करने की जरूरत है दोनों दलों को? मोहन जी, मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव जो है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। पहला ये कि पिछला चुनाव जो हुआ था 2-3 राज्यों में, उसमें हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार दर्ज की थी, और ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक माहौल बदला है, जो एक उत्साह कांग्रेस पार्टी के अंदर में दिखाई देता है, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी कर्नाटक में है। जैसे भी आपने खुद बताया कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो उनकी यात्रा थी वो कर्नाटक में थी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कमजोर नहीं है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बहुत मजबूत है। अगर आप याद करें तो पिछले चुनाव में भी कांग्रेस और जनता दल एस ने मिलकर वहां पर सरकार बनाई थी, जो बाद में आपसी मनमुटाव के कारण गिर गई। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी को वहां से सरकार बनाने की स्थिति में आती है, वहां जीतती है, तो यकीन मानिए 2024 को लेकर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि जो विपक्ष एकजुट हो रहा है वो किसके नेतृत्व में होगा? अगर कांग्रेस इस कर्नाटक के चुनाव के बाद जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन अगर कर सकती है, तो विपक्ष की एकजुटता को नेतृत्व कांग्रेस के रूप में मिल जाएगा। इसलिए कांग्रेस के लिए कर्नाटक का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस मजबूत थी भी, लेकिन जिस प्रकार बजरंग बली की पूंछ में आग लगाई गई, बजरंग दल को जिसने भी ये सोचा होगा, जिसने भी, क्योंकि मेरी जो जानकारी है, मेरे भी कुछ सूत्र कर्नाटक में है कि मूल जो 1 महीने पहले जो घोषणा पत्र बना था उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये शायद 24-48 घंटे में जुड़वाया गया। जिसने भी जुड़वाया, जिस कारण से भी जुड़वाया, उससे कहीं ना कहीं एक माहौल तो बना है। आज की स्थिति वहां पर, अब जो वहां पे 60-40 स्थिति या 70-30 के लिए है, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भाजपा की स्थिति बहुत कमजोर है। एकमात्र राज्य कर्नाटक है। अगर कर्नाटक को रिटेन नहीं कर पाएगी भाजपा, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अगर कर्नाटक जीत जाती है तो अगले चुनाव 2024 के लिए भाजपा के पास तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में घुसने का एक रास्ता तय होगा। ठीक है, मुद्दों की लड़ाई में कहाँ देखते हैं आप छत्तीसगढ़ में भी असर दिखा है इस तरीके के मुद्दों का? क्या लगता है कुछ ऐसे ही मुद्दे छत्तीसगढ़ में भी हावी दिखेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी भावनात्मक मुद्दे उभर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कर्नाटक का ये जो बजरंग दल वाला मुद्दा है वो मुख्यमंत्री जी ने जरूर कह दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लगाएंगे, जरूरत पड़ी तो। और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसको मैं मानता हूँ जो शांति का टापू है, यहाँ भाईचारा है, आपसी सौहार्द बहुत अच्छा है। न सांप्रदायिक दृष्टि से कोई हमारे यहाँ पे तनाव होता है, न जाति दृष्टि से होता है। इसलिए किसी तरह के किसी आतंकवादी संगठन और उसको प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता अपने राज्य में नहीं है। हाँ, लेकिन धर्मांतरण का जो इश्यू चल रहा है, या अभी जिस तरह का एक जातिगत जो दुर्भावना वाली सारी बातें आ रही हैं, तो हो सकता है कि आरक्षण और धर्मांतरण ये दो भावनात्मक मुद्दे छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं। लेकिन कर्नाटक का कोई मुद्दा छत्तीसगढ़ में, वैसे भी विधानसभा में हर राज्य का अपना मुद्दा होता है, कर्नाटक का कोई मुद्दा छत्तीसगढ़ में प्रभावी होगा ऐसा मुझे नहीं लगता।
बिल्कुल। चलिए, तो कर्नाटक का मुद्दा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो वही रहेंगे, मोदी जी वही रहेंगे, अमित शाह वही रहेंगे, और इधर से भूपेश बघेल जी की टीम वही रहेगी। तो खेलने का पैटर्न एक तरीके का हो सकता है, मुद्दे बदल जाएंगे लेकिन कुछ कुछ समानता दिखाई देगी। भगत जी के पास चलते हैं। भगत जी, काफ़ी मुश्किल घड़ी है, ऐसे समय में कर्नाटक आप लोग को जीतना है और आप लोग धर्म के मुद्दों को ही हवा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोल नहीं रहे हैं। ये अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को हम पीछे रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और उसके तरक्की के मुद्दे पे लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा जैसे लोगों को, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे, वॉशिंग मशीन में, अपनी पार्टी के वॉशिंग मशीन में उसको डाल दिया और उसको स्वच्छ बना दिया, अच्छा बना दिया, भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। अब ये केवल और केवल जो देश की जनता जो देख रही, देश के संविधान के इतर जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो बनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, फिर उसी मुद्दे पे आता हूं, जैसे बजरंग बली जी के नाम पे हम बोले, हम सभी लोग, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति बजरंग बली जी की पूजा करता है, आराधना करता है, लेकिन ये बजरंगी होने के नाम पे जिस कदर ये लोग तबाही मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, आतंक फैलाते हैं, तो ऐसी चीजों पे बैन लगना चाहिए। इस तरह की बात आई तो इन लोग के मन में घबराहट आ गई, क्योंकि ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को सेंट्रलाइज कर दें। तो ये सारी चीजें कहां हैं? ये इनके राजनीतिक की एक आला पदाधिकारी और उनके आईएएस बेटा के द्वारा 8 करोड़ रुपया घर पे से निकलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं उस पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? ये आज तक के अंदर, जैसे मामला अरुणाचल प्रदेश में, जहां कि देखते ही गोली मारने का आदेश हो रखा है, ये सारी चीजों की व्यवस्था बनाना चाहिए। वहां डबल इंजन की सरकार है। तो ये लोग तो हमेशा से उनकी एक ही फितरत रहती है कि धर्म का नाम आगे बढ़ा दो और बाकी पीछे कर दो। ये जो सारी चीजें हैं, गुजरात मॉडल यहां नहीं चला, इन लोगों ने शुरू कर दिया, यूपी मॉडल यहां नहीं चला, तो ये सारी चीजें क्या है, क्या दिखाती है? कांग्रेस वहां बेहद मजबूत स्थिति में है और बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, पांडे जी, सारे मुद्दे एक तरफ, लेकिन कांग्रेस जो अपनी ओर से जिन बातों को लेके चलती है, आप लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद, वो भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर वोट मांगेगी और उसी की वजह से जीत का दावा वो कर रहे हैं। मन मेला और तन को धोए, ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे माँ बेटे दोनों बेल पे हैं, उनका नैतिकता क्या है सवाल करने की। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की जो नली तोड़ने की बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जाते जाते कर्नाटक, तो यहाँ नली टूट रही, रोज टूट रही। आज भी एक गिरफ्तारी हुई है, तो रोज नली टूट रही है और गिरफ्तारियां हो रही है। सीएम सिंडिकेट के अंदर से, सचिवालय के अंदर से कितने लोग भ्रष्टाचार के, कितना लाखों करोड़ों अरबों का वो किए हैं घपला, प्रदेश के संसाधनों को लूटने का, वो तो प्रदेश की जनता देख रही। लेकिन जो बात मूलतः है, देश का कोई भी व्यक्ति पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से बजरंग दल की तुलना कैसे स्वीकार करेगा? ये अपने आप को बजरंग बली का भक्त बोलते हैं, बजरंग दल को ये लोग आतंकवादी बोल रहे हैं। डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि पीएफआई को बैन कर। पीएफआई 1.5 साल पहले ही, मोहन भाई, 1.5 साल पहले बैन हो चुका है। और दूसरी बात, बजरंग दल को ये कर्नाटक में बैन कर सकते हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में है, वो तो केंद्र कर सकता है। ये कैसे वो उसको घोषणा पत्र में डाल रहे? तो वही विषय है जो शशांक जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि अचानक से बजरंग दल को एंट्री करना, ये मतलब सोची समझी साजिश है। और साजिश के तहत फायदा किसको होगा? आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है क्या कांग्रेस? फायदा और नुकसान का विषय नहीं है, ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है तुष्टीकरण के कारण। देखिए, इनका तुष्टीकरण, इनका मूल विषय कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण के कारण पूरे देश से इनका सफाया हो चुका है। अब आप सोचिए कि आतंकवादियों के लिए रात को न्यायालय जाने वाली पार्टी, आतंकवादियों के लिए रात को न्यायालय जाने वाली पार्टी, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होने वाली जेएनयू में पार्टी, वो पार्टी आज कहती है कि हम बजरंग बली के भक्त हैं। तो इससे बड़ा हमारा कोई मतलब, हमारे लिए इससे बड़ा कोई मतलब पुरस्कार नहीं हो सकता कि आज वो पार्टी भी बजरंग बली का नाम ले रही है, प्रभु श्री राम का नाम ले रही है, जो कभी कभी काल्पनिक कह के कोर्ट में खड़ा होती थी। लेकिन विषय क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध और जो ये पूरे विकास के रथ रुके हुए हैं, वो विषय
विषय है, उस पे ये लोग बात क्यों नहीं करते हैं? आज बात करने की बात करते हैं। 27 करोड़ पर नगर निगम में घोटाला सामने आ गया है और महापौर बोलते हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। महापौर संज्ञान, उनके संज्ञान में नहीं है। बताइए, हमारे रेन कोट पहन के नहाने का जो हुनर मनमोहन सिंह जी में था, वो हुनर सीख लिए हमारे एजा ढेबर जी। गजब बात है भाई, प्रदेश के संसाधनों को चारों दिशा में लूटा जा रहा है, उसके बाद भी ये स्थिति है कि हम सबसे अच्छे हैं। चलिए भगत जी जवाब देंगे कि इस तरीके के मुद्दों से आप लोग भी बचे हुए नहीं हैं, उसके बावजूद आप लोग भ्रष्टाचार की बात का आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं। कंबल ओढ़ के घी पीने वाले लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो हमारा ये छत्तीसगढ़ देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है। आतंकवाद की बात करते हैं, कांधार में आतंकवादी को किसने छोड़ा था, वो उस समय किसका राज था? इनको ये बात पूछिए जरा, भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूँ। बताता हूँ, ये सारी चीजें है क्या चीज? ये मैं तो स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि हर चुनाव इतिहास इस बात का गवाह है। हर चुनाव में ये लोग सेंट्रलाइज करते हैं, तभी इनका सीटें कुछ बढ़ी है, ऐसा इनका विचार है और जो हुआ भी है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश की जनता, कर्नाटक की जनता भी इस बात को बखूबी समझ रही है कि अब वो दिन नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आकर, मुगालते में आकर हम कोई और निर्णय लें जिससे कि हमको सब ऐसा झुकना पड़ेगा। ये प्रदेश में कि जितनी सरकारें बनी है, विधायकों की खरीद फरोख्त सहित, टॉर्चर सहित, सीबीआई और ईडी के भय दिखाकर ये जो स्थिति पैदा करते हैं, इस बात को भी कर्नाटक की जनता समझ चुकी है। ये बात तो 13 मई को जब इसकी गणना होगी तो स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम लोग को बहुत ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये बात चाहिए कि हमको और पूरे कर्नाटक की जनता को, छत्तीसगढ़ और देश की जनता को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसे ही मुद्दे लेके आगे आएगी और चुनाव में काम करेंगे और फतह हासिल करेंगे, और बल्कि हमारा विकास, सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। आप एक बात बताइए, शाह जी ने क्या कहा? यदि यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी तो यहां पर क्या होगा? दंगे होंगे। अब मैं तो ये बात कहता हूं, जो उनकी एक जगह सरकार है डबल इंजन की, वहां पर ऐसी स्थिति क्यों आई? आदिवासियों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? बाकी लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां बनती है, वहां ये प्रयास ये करते हैं कि अस्थिरता फैलाई जाए, और वहां वो राष्ट्रपति शासन जैसे चीजें लागू तो नहीं करते, लेकिन उससे कम भी नहीं करते। ठीक है, 30 सेकंड जल्दी बोल दीजिए निशान जी। शशि भगत जी, हमारे मित्र जो बोल रहे थे अभी कि मतलब भ्रष्टाचार की बात और कमल ओढ़ के घी पीने का, तो कमल ओढ़ के घी कौन पी रहा है प्रदेश में, वो सारी जनता देख रही है। लेकिन जो नान घोटाले के किंग डॉक्टर रमन सिंह साहब की कृत्य हर आदमी ने देखा है। उस घोटाले में शशि भगत जी, उस घोटाले में जो आईएएस है वो कहाँ बैठा है? उस घोटाले में आईएएस जो बैठा है कहाँ बैठा है? हाँ, कहाँ बैठा है वो आईएएस? चलिए सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। विषयांतर हो जाएगा, विषय पे। शशि भगत जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। चलो शशि भगत जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, सुनो तो, सुनने का मादा भी बोलिए। 30 सेकंड की जो कंधार की बात जो आपने की, अरे कंधार की जो बात कही सुनो तो शशि भगत जी, सुनो बात। कंधार की बात आपने कही, कंधार पे जो मतलब भारत पे हमला हुआ था, वो भाजपा पे हमला नहीं था, और सर्वदल मीटिंग में सभी ने तय किया था उनको छोड़ने का। सर्वदल मीटिंग में ये तय किया गया था उनको छोड़ने का। अभी आप पीछे हट रहे हो, कांग्रेस पार्टी का यही चाल चरित्र कह रहा है। आप क्या बात करते हो? सब कुछ करते हो, बंद कमरे के अंदर बाहर आके छाती पीटते हो। अरे शर्म आनी चाहिए, देश पे हुए हमले पे भी आप राजनीति करने से नहीं चूकते। अरे शर्म आनी चाहिए शशि भगत जी, अरे क्या नैतिकता है आपकी? शर्म आनी चाहिए, देश पे हुए हमले पे भी आपको राजनीति करना है। क्या आनी चाहिए? अरे क्या नैतिकता आनी चाहिए कि पुलवामा जैसे सत्यपाल मलिक जी ने अगर कोई बात कही तो उसका जवाब क्यों नहीं देते आप? कौन देगा जवाब? उसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान के असेंबली में उसका जवाब दे चुका है। पाकिस्तान के मंत्री उसको असेंबली में जवाब दे चुके हैं, चौपर के, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता, आपको समझ नहीं आता। चलिए विषय से भटके नहीं, हम चलते हैं शशांक शर्मा जी से एक विश्लेषण ले लेते हैं। हम कर्नाटक चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, और कर्नाटक चुनाव में क्योंकि बजरंगबली का मुद्दा गर्म है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयान दिए वो भी मुद्दा गर्म है, और मुख्यमंत्री कर्नाटक गए हैं। क्या मुख्यमंत्री अपने बयान को थोड़ा बदल कर पेश करेंगे वहां कर्नाटक में? आप किस ढंग से देखते हैं मुख्यमंत्री के प्रस्तुतिकरण को? आप क्या कयास लगाएंगे शशांक जी? आज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री वहां। आज 6 तारीख हो गई है जी। 8 तारीख को 5 बजे वहाँ पे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा जी।
क्योंकि जो स्टार प्रचारक की सूची में मुख्यमंत्री का नाम था, लेकिन प्रदेश में ही उनकी बहुत व्यस्तता थी, तो पार्टी का काम है, उनको जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी भी, मैं 2-3 दिन से जो लगातार देख रहा हूँ, तो ये बजरंग दल, प्रतिबंध और ये वाला जो विषय है उनको थोड़ा हाशिए पर लेकर वापस अपनी जो मेन स्ट्रीम जो उनके मुद्दे थे ना, जो भाजपा को घेरने वाले, उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी भी अगर वहां जाएंगे तो दो बातें करेंगे। पहली बात तो ये कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर जो घोषणा पत्र बनाया गया है कर्नाटक में, तो साक्षात जब स्वयं मुखिया जाके वहां इस बात को कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो मॉडल है वो कर्नाटक में किस तरह से प्रभावी हो सकता है, एक ये शायद ये बात करेंगे। और दूसरा जो एक पॉलिटिकल बात होती है, सामान्य रूप से जो कांग्रेस का पक्ष है वो रखेंगे। सामान्य ही उनका ये प्रचार है, बहुत जनरल प्रचार है, परसों तक ही शायद एक दिन के लिए उनको मौका मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत पुरानी वाली जो बात बजरंग दल और ये इस पे बहुत ज्यादा बात होने वाली है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को कल और आज मैंने देख रहा हूँ कि छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए दावे ले लेते हैं 30-30 सेकंड में। सबसे पहले आप ही बोल दीजिए पांडे जी, क्या लगता है इन सब बातों के बावजूद आप लोग क्या दावा करते हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर? मतलब अब जो इन्होंने दांव चला उससे बैकफुट पे तो आ गए, लेकिन ऐसी स्थिति क्या बनी थी कि ऐसा करना था उनको। ये बिल्कुल स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां परचम लहराने जा रहा है, इसलिए ये मतलब पूरी साजिश है, सोची समझी राजनीति है कि मतलब माननीय जो हमारे खड़गे जी हैं, उन्होंने यहां से शुरू किया जहरीला सांप से, उनका बेटा नालायक, उसके बाद बजरंग दल की एंट्री, तो अपने पार्टी का नुकसान कर रहे हो। वाह, अब ये इनको लग रहा है कि अब तुष्टीकरण करके जीत सकते हैं, तो ऐसा अब भारत में कल्पना करना भी मतलब बकवास होगा, क्योंकि ऐसा तुष्टीकरण करके आप तो चुनाव नहीं जीत सकते। प्रदेश दर प्रदेश, एक हिमाचल में जरूर आपकी जीत हुई है, लेकिन प्रदेश दर प्रदेश आप हारते ही गए। हालांकि मतलब उस समय आपका भारत जोड़ो यात्रा एकदम पीक पे था, तब ये चुनाव हुए थे, उसमें सिर्फ आपके पास हिमाचल बचा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को स्वयं इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्यों स्थिति आ रही है कि आपको तुष्टीकरण के कारण। भगत जी आप भी बता दीजिए 30 सेकंड में क्या होगा बघेल जी का बयान और उसके बाद बघेल जी का प्रचार, कर्नाटक क्या लेके आ रहे हो आप? ये जो सारा मसला है वो सेकेंडरी रह जाएगा। कर्नाटक की जनता ये बात देखती है कि श्री खड़गे जी ने जो बात कही है उस पे उनने यदि समझ का फेर हो तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं। कहा है उन्हें बड़े हृदय का परिचय देते हुए, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं 224 जो सीटें हैं उसमें हमारी बहुमत मिलेगी, और ये पहले बहुमत रहा है लेकिन इन्हें हैक कर दिया था। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आप सेकेंडरी हो जाएगा। कर्नाटक की जनता बहुत बारीकी से बात समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जाति पाति और धर्म के नाम से वोट मांगकर खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने वाली पार्टी है। यदि तरक्की का साथ देना, विकास का साथ देना है तो पंजा छाप को वोट देना है, ये बात स्पष्ट हो गया है। ये बात जल्दी बोल दीजिए, समय कम है। मैं उम्मीद करता हूँ शशि भगत जी की ईवीएम की इज्जत आप लोग बचा लेंगे इस बार। धन्यवाद। ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगेगा, ये उम्मीद करते हैं हम भी। जी, बचाने की जरूरत है, हैक ना करे, धर्म कर्म से बचे, विकास की तरफ चले। धर्म कर्म जो करते हैं वो धर्म बजरंग बली जी सबका है। चलिए, तो चुनाव में ज्यादा दिन नहीं है, 10 तारीख को ही वोटिंग है और 13 तारीख को परिणाम है। प्रचार के लिए सभी जा चुके हैं, छत्तीसगढ़ से भी नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया था, मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच गए हैं। मुद्दों की जमावट है, ऐसे में किसके पल्ले में जनता जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शशांक शर्मा जी आपका धन्यवाद, निशिकांत पांडे जी आपका धन्यवाद और भगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हम नजर गड़ा के बैठे हुए हैं कि कर्नाटक का परिणाम किस करवट बैठेगा। मुद्दे में बजरंग बली भी हैं, भ्रष्टाचारों की नली तोड़ने वाला भी मुद्दा है। तो क्या होगा, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, इसके लिए इंतजार हम करेंगे। आप देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।